ईरान और अमेरिका बुनियादी फ्रेमवर्क जो है उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उस पर एग्री कर चुके हैं। ईरानी प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया कि हमारा कोई इरादा नहीं है ईरान का कि वो न्यूक्लियर बम बनाए। सबसे ज्यादा मुखालफत इसराइल कर रहा था कि किसी तरीके से ये मेडिएशन कामयाब ना हो। इसराइल का साथ कौन दे रहा था? इसराइल का साथ इंडिया दे रहा था। ट्रम्प को वही कुछ डील में मिल रहा है जो ओबामा ने बगैर जंग लड़े लिया था। अगर पीस हो गया तो सबसे ज्यादा नुकसान इसराइल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं अपना वीलॉग पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस की वो टीम जो ईरान और अमेरिका के दरमियान पीस डील पे काम करती रही है, उसकी मेडिएशन को आगे बढ़ाती रही है, मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूं। क्योंकि अब तो वाज़ेह खबर आ गई है कि ईरान और अमेरिका बुनियादी फ्रेमवर्क जो है उनका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का उस पर एग्री कर चुके हैं, अपनी इंटेंट ज़ाहिर कर चुके हैं कि ये इशू हैं, इनको हम इशू तस्लीम करते हैं और इन इशूज़ पे हमने बैठकर हल निकालना है, जुज़ियात तय करनी है। मसलन तय हो गया है कि अपना हुर्मुज़ आम ट्रैफिक के लिए, इंटरनेशनल सी लैंड के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल फ्यूल मूवमेंट के लिए, सब के लिए ओपन होगा और बग़ैर किसी टोल टैक्स के होगा। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर ये जो चोक पॉइंट है, स्पेशली हुर्मुज़ का, वो जो 22 किलोमीटर की पट्टी बनती है बिटवीन ओमान एंड ईरान, वो डेफिनेटली वो ईरानियन और ओमानी स्टेट का कोस्टल टेरिटोरियल वाटर है और टेरिटोरियल वाटर पे सॉवरेन राइट होता है स्टेट का। लेकिन इंटरनेशनल लॉज ऑफ सी में गुंजाइश रखी गई है कि जो इंटरनेशनल सी लेन्स हों उसमें से ट्रेड भी गुजर सके और इवन जो नेवल फोर्सेस हैं वो भी फ्रेंडली पैसेज कर सके। फ्रेंडली पैसेज में ये होता है कि जो सबमरीन्स हैं वो छुप के नहीं जाएंगी, बल्कि झंडा लगा के सतह समंदर से ऊपर से गुजरेंगी ताकि नज़र आ रही हों। जो जहाज़ हैं जंगी, वो भी आर्म नहीं होंगे, वो भी पीस रोल में होंगे, पीस झंडे के साथ होंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो गुजरेंगे वो उसे फ्रेंडली पैसेज कहा जाता है। एज ए फ्रेंडली वो जो कंटीजेंट है वो गुजार सकते हैं, तो वो उनका राइट है। लेकिन रेगुलेट किसने करना है उसके अंदर पैसेज को? वो सॉवरेन राइट जो स्टेट रखती है उन्होंने रेगुलेट करना है। उस राइट्स के ऊपर ना अमेरिका ना कोई और उस पर वो डाका डाल सकता है। और ईरान के इस सॉवरेन राइट को अभी रिसेंटली चंद दिन पहले ट्रम्प की विजिट के दौरान भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने इस राइट को तस्लीम किया है कि ईरान हैज़ द सॉवरेन राइट ओवर स्टेट ऑफ हुर्मुज़। और इसी तरीके से पुतिन ने भी चंद दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि ईरान का सॉवरेन राइट है स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर। तो ये तो होगा। और दूसरी बात, न्यूक्लियराइजेशन, नॉन न्यूक्लियराइजेशन, चंद दिन पहले ईरानी प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया है कि हमारा कोई इरादा नहीं है ईरान का कि वो न्यूक्लियर बम बनाए। जो ईरान के पुराने स्पिरिचुअल लीडर थे खामनेई साहब, अली खामनेई, वो भी पहले ऐलान कर चुके थे कि हम फतवा दे चुके थे कि हमने कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाना। इसीलिए तो वो ओबामा के साथ उन्होंने वो जो उन्होंने जॉइंट JCPOA किया था, एग्रीमेंट किया था, उसमें ऐलान किया था, उन्होंने माना था कि हम बम नहीं बनाएंगे। तो वो इसमें भी वो तस्लीम कर चुके हैं कि हम वो नहीं बनाएंगे। अब इस पर क्वेश्चन जो बैठ के जुज़ियात तय होनी है वो ये है कि वो जो डस्ट है, वो जो न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, उसको कैसे डिस्पोज करना है। अमेरिका चाहता है कि मैं उसे बाहर ट्रैफिक की तरफ ले जाऊं, ईरान कहता है कि नो, मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन ये तय है कि उसको ईरान ने डिस्पोज कर देना है, इस काबिल नहीं रखना कि वो उससे न्यूक्लियर बम बन सके। उसके अलावा बाकी जुज़ियात तय होनी है कि ईरान के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, रेपरेशन देना है कि नहीं देना, कैसे अरेंजमेंट होगा, उसकी जो डिस्ट्रैक्शन हुई है
उस पर भी बैठेंगे, बातचीत होगी। ईरान के ऊपर जो 40 साल से सैंक्शन लगी हुई है ट्रेड पे, ऑयल की सेलिंग पे, वो सारी उसको भी उन्हें विथड्रॉ करना है अमेरिका ने। और जो एसेट्स हैं जो फ्रीज हुए हैं ईरानियन एसेट्स, कोई कहता है कि 75 बिलियन है, कोई कहता है 25 बिलियन डॉलर, जितनी भी अमाउंट है उसको अनफ्रीज होना चाहिए, ईरान को वापस मिलने चाहिए। तो अमेरिका एग्री कर गया है कि हम इसको, इन एसेट को भी डीफ्रीज करेंगे और सैंक्शन भी रिमूव कर देंगे, लेकिन वो ग्रेजुअल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं इसमें कि वो ईरान की जो इंटेंट है उसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड देखेंगे, ग्रेजुअल देखेंगे कि बाकी वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ओपनली पैसेज हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बाकी वो एनरिच यूरेनियम और उसके जो चीज़ें हैं उनको हैंड ओवर कर रहा है नहीं। सो इस परफॉर्मेंस जो उसकी इंटेंशन है वो परफॉर्मेंस में जज करके अकॉर्डिंगली हम एसेट भी रिलीज करेंगे और सैंक्शन भी, इन्हें रिवार्ड देंगे। ये चीज़ें हो रही हैं। अभी रिसेंटली एक ईरान ने और क्लेम किया है कि 12 अरब डॉलर उसके कतर के फंड में इस वक्त फ्रीज हुए हैं अमेरिकन सैंक्शन की वजह से, वो हमें इमीडिएटली रिलीज हो जाएं। प्रॉब्लम मैं ये समझता हूँ कि इनकी मीटिंग से पहले पहले शायद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर वो 12 बिलियन डॉलर जो हैं वो मिल जाएं। बाकी शरायत तो ग्रेजुअली सामने आती जाएंगी एक एक करके, हम उस पर डिबेट करेंगे, और जो तजज़िये आ रही हैं कि ये शरायत पास हो गई हैं या ये पॉइंट हैं वो ऑलमोस्ट सब ने देख लिया है। लेकिन मैं यहाँ पर डेडिकेट इसलिए कर रहा हूँ अपने फील्ड मार्शल को और उसकी टीम को, अपने प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह कराई है, मेडिएशन कराई है। और इस मेडिएशन के दौरान वार जोन के अंदर हमारे फील्ड मार्शल एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गए, 2-3 दिन वहाँ रह के आए हैं वार जोन में, जहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने ईरानियन लीडरशिप एलिमिनेट कर दी थी। वहाँ पर हमारा फील्ड मार्शल अपनी टीम के साथ बगैर किसी खौफ के इस नेक मकसद की खातर कि मैंने पीस जो है ना वो ब्रोकर करना है और वार ख़त्म करानी है ख़ित्ते में, उसकी खातर वो इस नेक मकसद की खातर हाईली डिटर्मिन्ड मोटिवेटेड सोल के साथ वहाँ पहुँचा, और फाइनली अल्लाह मियाँ ने उसे कामयाबी दी। हालांकि बहुत स्पॉइलर थे। पाकिस्तान और उसका फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर तो एक मुल्क के, और ऐसा मुल्क जो बहुत सारी लिमिटेशन का शिकार है, उसके नुमाइंदे थे। मुखालफत कौन कर रहा था? सबसे ज़्यादा मुखालफत इजराइल कर रहा था कि किसी तरीके से ये मेडिएशन कामयाब ना हो, ये पीस डील ना हो सके और वार रिज्यूम होए और ट्रंप दोबारा हमला करे। इजराइल का साथ कौन दे रहा था? इजराइल का साथ इंडिया दे रहा था। वो अपनी प्रॉक्सी के ज़रिए से पाकिस्तान को उसने एंगेज किया हुआ था, डिस्टर्ब किया हुआ था कि पाकिस्तान की तवज्जो पीस डील की तरफ ना हो। उसका फील्ड मार्शल जो है अपने मुल्क की सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे, वो फितरतुल हिंदुस्तान है या फितरतुल हिंद है, इनको कर्टेल करने को तरफ ध्यान दे, ना कि ईरान के इशू के अंदर अपने आप को एंगेज करे। इसी तरीके से इजरायली लॉबी जो अमेरिका में बहुत मशहूर गिनी जाती है कि सबसे मोस्ट पावरफुल लॉबी जो है वो यहूदियों की प्रो ज्यूइश लॉबी है, जिस पर कई किताबें भी आ चुकी हैं। वो लॉबी पिछले चंद हफ्तों से बड़ी खुल के ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ आ रही थी कि ट्रंप क्या हासिल कर रहा है। ट्रंप तो कुछ भी हासिल नहीं कर रहा। ट्रंप तो वही कुछ डील में मिल रहा है जो ओबामा ने बगैर जंग लड़े लिया था। अगर बगैर जंग लड़े ओबामा ने लिया था, वही जंग करके ट्रंप ले रहा है, तो ट्रंप की तो हार हुई, ट्रंप की जीत तो नहीं हुई। दूसरे लफ्जों में वो ट्रंप और उसकी टीम को प्रोवोक कर रहे थे किसी तरीके से वो वार को रिज्यूम करें, जो इजराइल चाहता है, किसी तरीके से वो पीस ना होने दे खित्ते में, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो गया था कि अगर पीस हो गया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को होना है, क्योंकि इस पीस के बाद इस खित्ते में अमेरिकन अड्डे भी बरकरार नहीं रहेंगे, और अमेरिकन अड्डे अगर वाइंड अप हो गए तो इजराइल की सिक्योरिटी कौन देगा उस खित्ते में? इजराइल फिर तनहा हो जाएगा। अमेरिकन अड्डे विकेट होने के बाद अरब कंट्रीज ने अपने इंटेग्रल डिफेंस सिस्टम को नए तरीके से अलाइन करना है, जिससे पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर भी होगी, जिसमें तुर्की जैसी हाईली टेक्नोलॉजिकल प्रोटेक्शन डिफेंस प्रोटेक्शन करने वाली मुल्क की फ़ौज भी होगी, और फिनेंशियली वेल ऑफ कतर होगा, फिनेंशियली वेल ऑफ सऊदीया होगा। तो ये वो लोग हैं जिनका अपना डिफेंस सिस्टम होगा। तो वो डिफेंस सिस्टम इजराइल के हमले रोकने के लिए होगा, इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं होगा। और साथ ही
जो हमारे फील्ड मार्शल ने और सऊदी अरब ने मिलकर इसी दौरान एक और कोशिश की है कि किसी तरीके से दोबारा इजराइल या अमेरिका जो है इस खित्ते में कोई ऐसे बीज न बो दें जिससे हमारी आपस में कन्फ्लिक्ट जन्म ले। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया है, वो है नॉन एग्रेशन पैक्ट अमिड अरब कंट्रीज। अरब कंट्री आपस, क्योंकि इसी दौरान यूएई में इजराइल ने अपने जो पैट्रियाट थे वो डिप्लॉय कर दिए थे, एयर डिफेंस जो आयरन डोम था, इंडिया ने वहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट करने शुरू कर दिए। खतरा ये हो गया था ईरान और कतर और सऊदी अरब के सर के ऊपर यूएई में इजराइल जो है और इंडियन फौजें कहीं आकर इस खित्ते के अमन को डिस्टर्ब ना करें, फिर कहीं खित्ता डिवाइडेड ना हो वार में। इसलिए नॉन एग्रेशन पैक्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह। जब वो नॉन एग्रेशन पैक्ट होगा तो खित्ता आपस में लड़ने से महफूज रहेगा, आपस में डिवीजन नहीं यूनिटी आएगी उनमें, और बाहर का कोई भी हमलावर होगा उसको सख्ती से कुचला जाएगा। ये आउटकम है, मैं ये समझता हूं हमारी मेडिएशन की। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो मेडिएशन की हैं वो सिर्फ ईरान और इराक, ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं की, बल्कि खित्ते में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी फ्यूचर में लाइकली इरिटेंट को भी उन्होंने प्रीएम्प्ट कर रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं। और इस पीस डील में फील्ड मार्शल की ये कोशिश है कि ये जो पर्शियन गल्फ है वो दोबारा इस तमाम कोस्टल स्टेट जो हैं, वो जो 8 हैं, सऊदी अरब है, इराक है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है, ये सब की प्रॉपर्टी बने, ना कि किसी एक की और बाकी उससे लड़ाई कर रहे हों। तो फ्यूचर के लिए लाइकली जो इरिटेंट हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, उनको भी हमारे फील्ड मार्शल अपनी इस मेडिएशन में हल करवा रहे हैं। वो बेशक अमेरिका ईरान की पीस डील के जरिए से हो या ईरान सऊदी अरब और बाकियों के डिफेंस एग्रीमेंट की सूरत में हो या अरब कंट्री के अंदर नॉन एग्रेशन एक्ट के जरिए से हो या नेट सिक्योरिटी अलायंसेस के जरिए से हो, ये वो सारे अरेंजमेंट हैं जिनसे पाकिस्तान अपनी मेडिएशन से, और डेफिनेटली इस मेडिएशन को जो लीड कर रहा है, सुरखेल है, वो फील्ड मार्शल है, वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ जंग को ख़त्म करा रहे हैं बल्कि खित्ते को इनडेफिनेट पीरियड के लिए पीस की तरफ ले जाने का रास्ता भी मुहैया कर रहे हैं। थैंक यू।